स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री की। और सरफेस केमिस्ट्री में आज हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो हमारा टॉपिक है कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड का वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो हम यहाँ पर आज बात करेंगे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पहला है द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड। तो द्रव स्नेही कोलाइड होते क्या हैं, किसे कहते हैं? ठीक है, जब प्रक्षिप्त प्रवस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम के कणों से अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो हम उसे कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। ठीक है, हम इसे क्या नाम देते हैं बेटा? द्रव स्नेही कोलाइड। ठीक है, और इसके अंदर होता क्या है बेटा कि प्रक्षिप्त प्रवस्था वो प्रक्षेपण माध्यम को सीधे मिश्रित करके इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। कोई अदर मेथड इसका नहीं है। ये स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, इनका शीघ्रता से स्कंदन नहीं होता है, किंतु स्कंदन करने हेतु विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। तो अभी स्कंदन क्या होता है, अभी टॉपिक आएगा। जब भी हम किसी भी विलयन के अंदर कोई ऐसा विद्युत अपघट्य मिला दें जिससे प्रक्षिप्त प्रवस्था के कण सेटल डाउन हो जाए, नीचे बैठ जाए, अवक्षेपित हो जाए, उसे बोलते हैं अपन स्कंदन। ठीक है, और ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमण मतलब कि इनको बनाकर वापस से सेपरेट करके फिर से बना दिया जाता है। जैसे कोलाइड विलयन को हम स्कंदित करके उसको वाष्पीकृत द्वारा उसको ठोस बनाकर फिर वितरण माध्यम में मिलाकर पुनः कोलाइड विलयन यहाँ पे बना सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उसका एग्जाम्पल है स्टार्च, जेलेटिन, प्रोटीन और आदि। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से समझा देता हूँ। द्रव स्नेही कोलाइड्स क्या होते हैं? देखो, दो चीज थी हमारे पास, एक तो डीपी और एक डीएम। जब प्रक्षिप्त प्रवस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम के कणों से अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो हम इसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। ठीक है, ये स्थायी होते हैं। ठीक है, और इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। डायरेक्ट मिलाकर आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। इनको ये आसानी से स्कंदित नहीं होते हैं, लेकिन स्कंदन करने हेतु इसमें विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। ये उत्क्रमणीय होते हैं बेटा, है ना। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल। तो उत्क्रमणीय होते हैं। ये उत्क्रमणीय होते हैं मतलब कि इनको कोलाइडी विलयन को स्कंदित करके गर्म कर दो, वाष्प अवस्था आने पर ये सॉलिड फॉर्म में जाएंगे, और सॉलिड फॉर्म में आने के बाद किसी उपयुक्त विलायक में मिलाकर वापस से कोलाइडी विलयन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। स्टार्च, जेलेटिन, प्रोटीन इसके एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, चलो जी। दूसरा है मेरे पास द्रव विरोधी कोलाइड्स। ठीक है, अच्छा एक जो बताता हूं यहाँ पे, अगर डीएम माध्यम में अगर जल लिया जाता है तो हम उसे बोलते हैं जल स्नेही कोलाइड। अगर वाटर लिया है तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। आगे बात समझ में? चलो जी, आगे की बात कर लेता हूं आपसे सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर है द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, सेकंड जो है मेरे पास वो क्या है बेटा? द्रव विरोधी या विरागी भी बोलते हैं ना, द्रव विरोधी कोलाइड्स या कोलाइडी विलयन, है ना। चलो जी, अब द्रव विरोधी कोलाइड जैसे अभी आपको पता चला, ठीक है, कि इनमें प्रक्षिप्त प्रवस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम के कणों से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो अब इसको बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा सोर्स या चक्की या कोई केमिकल प्रोसेस चाहिए। द्रव स्नेही को तो आराम से मिलाकर बना दिया जाता है, लेकिन ये बनते नहीं है। इनको बनाया जाता है केमिकल और मैकेनिकल मेथड द्वारा। ठीक है बेटा, चलो जी, ये रासायनिक विधि द्वारा बनते हैं। ये अस्थायी होते हैं, है ना, शीघ्र स्कंदित हो जाते हैं, और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि अगर डीपी और डीएम प्रक्षिप्त प्रवस्था प्रक्षेपण माध्यम को मिलाने पर अगर विलयन बन गया तो उस विलयन से वापस इन अवस्थाओं को पुनः प्राप्त करके विलयन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे धातु का सोल है, सल्फर सोल है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप एक और बोर्ड के पर्पज से क्वेश्चन नोट करोगे, और वो क्वेश्चन है कि द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर बताइए। अब यहाँ पर भी अगर आपने जल लिया है तो हम उसको बोलेंगे जल विरोधी कोलाइड्स। ठीक है, तो दोनों प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास वर्गीकरण था पहला, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। इसका आधार क्या है? ठीक है, इसका आधार है प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर। पहला पॉइंट था ये प्रावस्था,
प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण या बंधुता बलों के आधार पर ये हमारा वर्गीकरण था पहला। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दो प्रकार के कोलाइडी विलेन है हमारे पास, जिसकी चर्चाएं हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल और जो इनका अंतर है वो आपको जरूर नोट करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरा वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट भी है। सेकंड है मेरे पास यहाँ पर प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। ठीक है, प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर क्लासिफिकेशन होगा। हाँ जी, तो अब हम यहां पे बात करेंगे, वो है प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। यह है प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। ठीक है, आकार के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो इस आधार पर कोलाइडी विलेन को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर पहला है बहुआण्विक कोलाइड। बहु का मतलब जानते हो आप लोग? बहुआण्विक कोलाइड है ना। बहु का मतलब जानते हो आप, है ना? नहीं, बहु का मतलब है बहुत सारे। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या बेटा कि 1 नैनोमीटर से भी छोटे आकार के कण आपस में एग्रीगेट होते हैं, संग्रहित होते हैं, संग्रहित होकर कोलाइडी आकार में आ जाते हैं। कोलाइडी कणों का आकार आपको पता है 1 से लेके 100 नैनोमीटर के मध्य का होता है। ठीक है, तो सूक्ष्म आकार के जो कण हैं ये संग्रहित होकर एग्रीगेट होकर जुड़कर कोलाइडी सीमा में आ जाते हैं, और जो इनको उपयुक्त प्रक्षेपण माध्यम में डिसॉल्व करके जो विलेन बनाया जाएगा उसे हम बोलते हैं यहाँ पे बहुआण्विक कोलाइड। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमें दिया हुआ है कि परमाणु या अणु का व्यास 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, यहाँ व्यास दिया हुआ है। ठीक है, मतलब साइज से कम होता है और वान डेर वाल बलों से बनकर कोलाइडी कणों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सल्फर सॉल्ट, एग्जाम्पल इसका सल्फर का सॉल्ट। ठीक है बेटा, तो सूक्ष्म है ना, माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स हैं ये। ठीक है, सूक्ष्म या बहुआण्विक कोलाइड्स। ठीक है, अब हम यहां पे सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा है मेरे पास, वो है वृहद आणविक कोलाइड। वृहद आणविक कोलाइड है ना। अब ये वृहद आणविक होता क्या है, किसे बोलते हैं वृहद आणविक? वृहद माना होता है बड़ा, विशाल। वृहद मतलब होता है बड़ा या विशाल। ठीक है, वृहद आणविक कोलाइड तो बड़े आकार के कणों को उपयुक्त विलायक में घोलने पर वो कोलाइडी सीमा में टूट जाते हैं। ठीक है, तो 100 नैनोमीटर से भी जो बड़ा होगा पार्टिकल उसको हम उपयुक्त विलायक में घोलेंगे और हिलाएंगे। घोलने पर जो उसका आकार है वो कोलाइडी सीमा के अंतर्गत आ जाएगा। तो उस प्रकार का जो विलेन बनेगा यहां पर वो है हमारे पास क्या है, वृहद आणविक कोलाइड। ठीक है बेटा, तो यहां पर बड़े स्टार्च के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के जो कण हैं उनको डिसॉल्व करके कोलाइडल सीमा के अंदर लेके आते हैं हम यहाँ पे। ठीक, तो बड़े आकार के कणों को छोटे आकार के कणों में डिसॉल्व करते हैं। इसका एग्जाम्पल है नायलॉन, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीस्टाइरीन, इस प्रकार के कोलाइड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी बड़े आराम से। अब है हमारे पास यहाँ पर तीसरा, वो है संगुणन कोलाइड। इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, संगुणन कोलाइड। थर्ड, संगुणन कोलाइड या कोलाइडी विलेन। संगुणन कोलाइड्स में होता क्या है? ठीक है, इसमें निम्न सांद्रता पर तो जो विलेन है ये वैद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि वे पदार्थ जो कम सांद्रता पर उपस्थित होने पर सामान्य वैद्युत अपघट्य के भांति व्यवहार करते हैं, किंतु उच्च सांद्रता पर ये आपस में गुंथकर पिंजरनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, और इस पिंजरनुमा संरचना को हम बोलते हैं मिजेल। आपने नाम सुना होगा मिजेल का निर्माण, या मिजेल की या साबुन सॉफिनिफिकेशन
साबुनीकरण की क्रियाविधि वो इसी के अंतर्गत आती है। तो मैं वापस से रिपीट करता हूं कि वे पदार्थ जो निम्न सांद्रता पर तो विद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं, किंतु जैसे ही सांद्रता बढ़ती है तो उच्च सांद्रता पर वो संगुणित होकर गुथ कर, ठीक है, संगुणित होकर पिंजरनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं मिजेल। तो मिजेल का निर्माण भी इसी घटना से होता है और इसे संगुणित कोलाइड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है साबुन, है ना। तो मैं यहाँ साबुन की पूरी प्रक्रिया आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। साबुनीकरण या मिजेल निर्माण की क्रियाविधि देखिए, साबुन का फॉर्मूला होता है C17H35COONA। ये है सोडियम स्टीयरेट, नाम क्या बेटा इसका, सोडियम स्टीयरेट, ये साबुन का सूत्र है। जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो डिसॉल्व करते हैं तो ये दो आयनों में टूटता है, C17H35COO माइनस और ये Na प्लस, इसे बोलते हैं स्टीयरेट आयन, ठीक है, स्टीयरेट आयन। जब इन आयनों की सांद्रता अधिक होती है, 100 से भी ज्यादा, मतलब हम अगर सांद्रता कम होगी तो वापस ये डिसॉल्व हो जाएंगे, सांद्रता ज्यादा होती है तो यहां पर एक गोलीय पुंज का निर्माण होता है, जिसके अंदर क्या होता है, देखिए यहां पे आप देख रहे हो 17 कार्बन है। तो 17 कार्बन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, आपने देखा होगा, ये कार्बन है ना, और इसका जो ये सिरा है, एक सिरा ये है, ठीक है, Na। इसको हम बोलते हैं सिर, हेड, और इसको अपन बोलते हैं पूंछ, ये पूंछ वाला भाग है, ठीक है। तो और हम इसको ऐसे नोट करते हैं, हेड और टेल को, ठीक है। तो उच्च सांद्रता पर तो ये उच्च सांद्रता पर ये आयनीकार पिंजर का निर्माण करते हैं, और ये जिसके अंदर क्या होता है कि केंद्र के ऊपर होता है जल विरोधी, केंद्र में जल विरोधी भाग और परिधि पर जल स्नेही भाग होता है, केंद्र में, ठीक है, परिधि पर ये केंद्र पर जल विरोधी भाग और परिधि पर जल स्नेही भाग होता है, और इस प्रकार की संरचना को हम बोलते हैं मिजेल या आयनिक मिजेल। और मिजेल का निर्माण एक निश्चित सांद्रता पर होता है, जिसे CMC कहा जाता है, क्रिटिकल मिजेल कंसंट्रेशन, जिसका नाम क्या है, क्रिटिकल मिजेल कंसंट्रेशन। तो यहां पर संगुणन के अंदर जो निर्माण होता है, ठीक है, किसमें, एक उच्च सांद्रता पर, जैसे CMC, इसमें अणुओं की संख्या 100 से ज्यादा होती है। अब देखिए कपड़े पे से दाग कैसे निकलता है, हम उसके बारे में आप लोगों से बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो देखिए ये टब है जिसमें साबुन का विलयन है, और इसमें एक कपड़ा रखा हुआ है जिसके ऊपर दाग लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, ये अब समझ में आ रहे होंगे ये क्या है, ये है साबुन के पार्टिकल्स, जिसमें हेड और टेल आपको समझ में आ रहा होगा। निश्चित सांद्रता पर तो यहां पर निश्चित सांद्रता पर तो विद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही सांद्रता बढ़ती है, ठीक है, तो ये हेड और टेल वाले पार्ट का ही सारा काम है। हेड वाला जो पार्ट है ये होता है जल स्नेही, तो ये तो जल से अभिक्रिया करेगा, और जो टेल वाला पार्ट होता है ये होता है जल विरागी या विरोधी, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही सांद्रता बढ़ती है तो यहां पर इस दाग से, चिकनाई से जो साबुन के जल विरोधी पार्ट है वो इससे अटैच हो जाते हैं, क्योंकि जल विरोधी भाग जल से तो अभिक्रिया करेंगे नहीं, ये केवल दाग से अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो यहां पर दाग और कपड़े का जो बॉन्ड है, बंध है, वो तो हो जाता है वीक, ठीक है, और इसका जल विरोधी भाग और अशुद्धि, चिकनाई, इसका बंद बन जाता है स्ट्रॉन्ग। तो जब हम खंगालते हैं तो ये दाग जो है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, और साफ कपड़ा, मतलब दाग पानी में रह जाता है और साफ कपड़ा बाहर निकल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है सॉफ्टिनिफिकेशन की, ठीक है, इसके जल या साबुनीकरण की, और कपड़े पे से दाग कैसे निकलता है उसकी, ठीक है। ये कंप्लीट हेड और टेल वाला पार्ट है आप लोगों के लिए, ओके। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम कोलाइडी विलयन बना सकते हैं, ठीक है। तो द्रव स्नेही कोलाइड को प्रक्षिप्त प्रवस्था
के उपयुक्त प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। आपको पता वो डायरेक्ट तो बनते नहीं है, ठीक है। और इसका कारण प्रक्षिप्त प्रवाह और प्रक्षेपण माध्यम में प्रबल बंधुता का होना है, ठीक। और द्रव विरोधी को हम कैसे बनाएंगे, वो है मेन चीज, ठीक है। तो कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। द्रव स्नेही को प्रक्षेपण माध्यम में प्रक्षिप्त प्रवस्था को सीधे मिलाकर तैयार किया जा सकता है, लेकिन द्रव विरोधी को तैयार करना आसान नहीं है, इसलिए हम उसकी बहुत सारी विधियां पढ़ेंगे। यांत्रिक प्रक्षेपण विधि है हमारे पास, रासायनिक विधि है, ब्रेडिंग आर्क विधि है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले